नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकत बढ़ा दी है। अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, क्योंकि बगैर एलजी के मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन कानून यानी कि जीएनसीटी एक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक ये कानून 2021 अप्रैल से प्रभाव में आ गया है। इस कानून में शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नए कानून के मुताबिक दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। बता दें कि इस लोकसभा में इस विधेयक को 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित किया गया था। माना जा रहा है कि इस कानून से केजरीवाल सरकार की टेंशन और बढ़ सकती है, जिसकी ओर इशारा खुद केजरीवाल ने कर दिया था। जब इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। वहीं आज इस मामले में आप सांसद सुशील कुमार ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। दुर्भाग्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों के अंदर सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध होने के बावजूद भी संख्या के बल पे भारतीय जनता पार्टी ने इस अनैतिक बिल को, गैर संवैधानिक बिल को पास करवाया। संविधान का संशोधन करने के बजाय एक सिंपल बिल के माध्यम से सरकार की शक्तियां कम की, एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को एक प्रदेश का मालिक बनाया और आप सत्ता की लालच का नशा देखिए। पूरे देश के अंदर कोरोना सिर पे चढ़ के बोल रहा है तो बंगाल में रैलियां हो रही है। दिल्ली के अंदर कोरोना की सुनामी है और ऐसे वक्त पे ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियां खत्म कर दें, मंत्रिमंडल की शक्तियां खत्म कर दें, चुने हुए विधायकों की शक्तियां खत्म कर दें और एक नॉमिनेटेड व्यक्ति जिसको गृह मंत्रालय कभी भी लगा सकता है, कभी भी हटा सकता है, उसको दिल्ली का मालिक बना दिया। लिख दिया कि सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार ये बात कही जा रही थी कि जब ये अधिनियम आ जाएगा, ये कानून बन जाएगा, तो आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगेंगे और वैसा ही हुआ। आज सुबह से ही तमाम प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं और आपके तमाम नेता, प्रवक्ता, मंत्री इस समय यही कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। अब क्या लग रहा है, आने वाले समय में दिल्ली का विकास संभव दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से पहले ही आशंका जताई गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से और लगातार यही कहा जा रहा था कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करना चाह रही थी, मगर कहीं ना कहीं इस तरीके से अब स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा के केंद्र सरकार ने जो नया अधिनियम पास किया उससे सही कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि अब सारे अधिकार वो एलजी के पास होंगे, यानी कि उपराज्यपाल के पास होंगे। और लगातार दिल्ली सरकार जिस तरीके की कह सकते हैं उम्मीद कर रही थी कि दिल्ली की जो बागडोर है वो केंद्र एलजी के हाथ में ना जाए, मगर कहीं ना कहीं अब वो सारी बागडोर उनके हाथ में जा चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कोई भी काम करना होगा, यानी कि दिल्ली के अंदर कोई भी कार्य कराना होगा या फिर किसी चीज की मूवमेंट करनी होगी, वो कहीं ना कहीं पहले दिल्ली एलजी के पास जाएंगे, यानी कि उपराज्यपाल के पास जाएंगे। उसके बाद ही जब तक वो मोहर नहीं लगाएंगे उस फाइल के ऊपर तो वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बीच में इस तरीके का कदम उठाना कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर खड़ी होगी दिल्ली सरकार की, क्योंकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से 18 टैंकरों के लिए अप्लाई कर चुकी है, 18 टैंकरों विदेशों से मंगाए जाएंगे और वो भी आएंगे और दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, 21 प्लांट लगाए जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं अब स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की जा रही थी और हम बार बार यही कह रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अभी भी तालमेल नहीं मिल रहा है, मगर कहीं ना कहीं अब और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार कहेगी कि हम कार्य करना चाहते हैं, हम स्थिति को संभालना चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं एलजी उनको काम नहीं करने दे रहे थे और कहीं ना कहीं वही आरोप अब दोबारा से लगाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब सारे अधिकार एलजी के पास होंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ती नजर आएगी। मगर देखना होगा कि एलजी के पास अधिकार जाने के से
दिल्ली को कितना फायदा होता है, क्योंकि दिल्ली के जो हालात है अभी के वो कहीं ना कहीं बिगड़े हुए हैं कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है, और निरंतर कहीं ना कहीं मरीज बिल्कुल परेशान है, और यहाँ तक कि लोगों की मौत भी हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से अलग मौत हो रही है और कहीं ना कहीं सुविधाएं ना मिलने की वजह से वो अलग मौत हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। अब देखना होगा कि राजनीति की जाती है या फिर जनता को राहत देने की कोशिश की जाती है। जी राजीव, जिन 4 क्षेत्रों को अभी दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया है उसमें एक स्वास्थ्य का क्षेत्र भी है, तो अभी जिस तरह की स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था की देख पा रहे हैं हम दिल्ली में, ये तो साफ हो गया है कि केंद्र सरकार ने अब अपना पल्ला छुड़ा लिया है। अब उनके ऊपर कोई नहीं डाल सकता कि केंद्र की नाकामी की वजह से दिल्ली में इस तरह के हालात हैं। ये एक बड़ी बात यहाँ सामने निकल कर आ रही है, यानी कि अब दिल्ली में आने वाले समय में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएं तो उसकी जिम्मेदारी अब बस केजरीवाल सरकार की होगी। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, हम पहले भी कह रहे थे कि राजनीति की जा रही है, यानी कि कोरोना काल के बीच में भी दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो खींचातानी है उसमें कहीं ना कहीं जनता पिछ रही है। वही चीज अब दोबारा स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे थे, लगातार मीडिया के माध्यम से जनता आरोप उठा रही थी और उंगलियां उठा रही थी कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा, केंद्र सरकार के द्वारा ही अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाई जानी चाहिए थी, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई है और जिसका खामियाजा जनता ने भी भुगता। मगर जिस तरीके से अब कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में होगा, मगर दिल्ली सरकार अब सुविधाएं नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली के हाथ में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है। मगर बात करें जिस तरीके से अब दिल्ली केंद्र सरकार ने अपना पल्ला बचाया, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश की गई है, और सीधा सीधा आरोप दिल्ली सरकार के ऊपर यानी कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर डाला गया। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है वो लगातार यही कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर कुछ भी करने की मूवमेंट उनके पास नहीं है, अधिकार नहीं है। मगर जिस तरीके से अब स्पष्ट हो चुका है, केंद्र सरकार ने इस वक्त यानी कि कोरोना काल के बीच में इतनी बड़ी कह सकते हैं गतिविधि की है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अपना बचाव करने के लिए बिल्कुल इस तैयारी कर रखी थी, और उसके लिए ही कहीं ना कहीं अब एलजी को आगे किया गया है और दिल्ली सरकार को खुद फंसाया गया। क्योंकि जिस तरीके से अब दिल्ली सरकार के हाथ में स्वास्थ्य विभाग होगा तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हालात है वो बिगड़े हुए हैं अस्पतालों के भी और कहीं ना कहीं सुविधाओं के भी। मगर अभी तक अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की पूरी खपत नहीं, पूरी सप्लाई नहीं है, और लगातार ऑक्सीजन की कमी जो बिल्कुल महसूस हो रही है। बात करें बेडों की, तो बेडों की कमी भी महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई कि वीआईपी कल्चर के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, होटलों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है वीआईपी कल्चर के लिए, क्योंकि सभी की आम जनता हो या वीआईपी हो सबकी जान एक बराबर है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की खुद खामियां भी रही हैं, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उठाया, और केंद्र सरकार ने अब ऐसे वक्त पर कहीं ना कहीं नया अध्यादेश लेके आए और कहीं ना नया कानून लेके आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आएंगी। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार अपना बचाव किस तरीके से करती है, या केंद्र सरकार ने जो बचाव किया अपना, क्योंकि जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं उससे बचने की कोशिश की जा रही थी। मगर देखना होगा क्या कोरोना काल के अंदर लोगों को राहत मिलती है या फिर इसी तरीके की राजनीति चलती रहेगी। जी बिल्कुल, और अब ये भी साफ हो गया है कि अगर कोई काम अब करना होगा केजरीवाल सरकार को तो पहले फाइल एलजी के पास जाएगी। अभी तो एलजी के ऊपर डिपेंड करता है, या यूं कहें केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फाइल आगे पास करनी है या नहीं। तो ये तो साफ है कि आने वाले समय में समन्वय की कमी बहुत नजर आएगी और इस मसले पर राजनीति भी जमकर होगी। हो सकता है कि केजरीवाल कह दें कि हम तो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन एलजी नहीं चाहते, एलजी की तरफ से फाइल पास नहीं हो रही, और ऐसा ही कुछ अब एलजी की तरफ से भी कहा जा सकता है कि हमारे पास किसी तरह की फाइल नहीं आई और केजरीवाल ये काम ही नहीं करना चाहते। तो आने वाले समय में दिल्ली की हालत क्या हो जाएगी ये अभी से दिख रहा है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बिल्कुल ये खींचातानी होगी, क्योंकि एलजी अपना बचाव करेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपना बचाव करेगी, और राज्य सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपना बचाव करेगी। क्योंकि बार बार यही कहा जाएगा कि दिल्ली सरकार बार बार पहले भी कहती आई है कि हम ये काम करना चाहते हैं, केंद्र सरकार उनको काम नहीं करने देती। मगर अब आरोप लगेगा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, और एलजी साहब कहेंगे कि हमारे पास फाइल नहीं आई है या फाइल में कमी थी, हमने इसलिए पास नहीं करी। मगर कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें जनता के लिए नहीं सोचा जा रहा है इस वक्त, और इस वक्त कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है, और शायद यही कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कुछ समय बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर निगम के इलेक्शन है, शायद उसी लिए ये करा जा रहा है, और लगातार कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो छवि थी जनता के बीच में कहीं ना कहीं उसको भी बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा इस वक्त जनता को राहत देनी चाहिए थी, बल्कि मिलकर काम करना चाहिए था दोनों सरकारों को। मगर कहीं ना कहीं अब जब ये लड़ाई और ज्यादा बड़ी हो चुकी है और कहीं ना कहीं और ज्यादा दिक्कतें आएंगी, अब जनता को देखना होगा कि इस लड़ाई से कुछ फायदा भी निकलता है या सिर्फ इसी तरीके की लड़ाई चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, या फिर इसी तरीके की दिक्कतें होती रहेंगी। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब सरकार का मतलब एलजी ही होगा, क्योंकि जो कानून अब बन गया है उसके बाद सारी शक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के पास जाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से ये बात लगातार कही जा रही है कि कोई लोकतंत्र का हनन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी समन्वय के साथ दिल्ली में काम होता रहेगा। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना के प्रकोप को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। 1 मई से इस अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वाले हर व्यक्ति के लिए वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगा। लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि कई राज्य सरकारें कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हर जगह वैक्सीनेशन होना मुश्किल है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों के पास 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध है, जबकि अगले 3 दिनों में 80 लाख डोज और भी पहुंच रही है। भारत सरकार ने अभी तक राज्यों को 15.65 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी तक राज्यों ने कुल 14.64 करोड़ डोज का इस्तेमाल किया है। ऐसे में 1 करोड़ डोज बची है और 80 लाख से ज्यादा डोज अगले 3 दिनों में राज्यों को मिल जाएंगी। हालांकि इन सब के विपरीत महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा जैसे कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी का मसला उठाया है और कुछ स्थानों पर वैक्सीनेशन रोकना भी पड़ा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब केंद्र सरकार राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन होने की बात कर रही है और राज्य सरकारें वैक्सीन न होने की बात कर रही हैं, तो आखिर राज्यों को सप्लाई हुई वैक्सीन की बाकी बची डोज कहां हैं और क्यों इस पर राजनीति की जा रही है? फिलहाल इस पूरे मामले पर 1 मई को होने वाले वैक्सीनेशन पर तलवार लटक गई है। शॉर्टेज है, वैक्सीन शॉर्टेज है बोल रहे हैं। वैक्सीन शॉर्टेज है, कल सुबह आ जाओ बोलते हैं, बस कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कुछ। आप कब आए थे यहाँ पे? क्या कोई परेशानी? हो गया आधा 1 घंटा हो गया, हम लोग क्या अंदर जाके है नहीं बोलते वैक्सीन खत्म है। आज सीनियर पेशेंट है, हम लोग लेके आने का था तो बोलता नहीं है, वैक्सीनेशन खत्म हो गया। आपका नाम बता दीजिए सर। सुरेंद्र माने। आप बताइए सर, आप भी आए थे कि वैक्सीनेशन? हाँ। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं हरियाणा के सीएम खट्टर की। को मालूम है कि लगातार निरंतर कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है और केवल बढ़ रहा है, इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था और फरवरी आते आते लग रहा था कि ये चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। अब उसके लिए व्यवस्थाएं जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ी सफलता की, इसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली। और यहाँ बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं हरियाणा के सीएम खट्टर की। और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है, उसमें भी तो दोनों मिलाकर के लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहां करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है, उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जोड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था प्राइवेट, एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन की हमसे अपेक्षा नहीं है, बल्कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स 250 ये उन्होंने प्रबंध कर लिया है और 1-2 दिन के बाद वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएंगे, बाहर से आने विदेश से आते ही वो उसको चालू कर देंगे। तो ऐसे बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सप्लाई, डॉक्टर्स की, जैसे फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में जो 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू होगा तो वहाँ आर्मी के लोगों ने कहा कि हम वहाँ के लिए डॉक्टर जितनी आवश्यकता होगी वो मैन पावर भेज देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS इस नाते से भी बहुत। और इस समय हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं और हम अपनी खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है, लेकिन कई राज्य पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं क्योंकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है। सत्यप्रकाश, सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र में तो पहले फ्री वैक्सीन को लेकर ही लड़ाई चल रही है कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी या नहीं। उस बीच अब ये जानकारी आ रही है कि 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होगा भी या नहीं, ये भी बड़ी बात है। तो अभी चल क्या रहा है फिलहाल? महाराष्ट्र के पास क्या वाकई में वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है या सिर्फ राजनीति करार दिया जाए इसे? महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के लगातार जो आपकी लड़ाई चल रही है वो ऑक्सीजन को लेकर है, वैक्सीन को लेकर है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार
केंद्र सरकार से आए दिन वैक्सीन की मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से केंद्र सरकार बार बार ये कर रही है, प्रचुर मात्रा में मुहैया करवा दी गई है वैक्सीन, लेकिन इस तरह से आज मुंबई के कई कोविड केंद्रों पर देखा गया कि वहां वैक्सीन की कमी देखी गई। ऐसे में आज सुबह से 7 बजे से ही कई वैक्सीन सेंटर जो बंद रखे गए, कहीं कहीं पर 40% लोगों को वैक्सीन दिया गया। लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने आज इस तरह से फैसला किया है, आने वाले 1 मई से 18 से 45 साल के लोगों को जो मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार जो है 7,500 करोड़ खर्चा करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र सरकार अहम बात होती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है कि 1 मई से महाराष्ट्र में मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस मुफ्त की लड़ाई हम काफी समय से महाराष्ट्र में देख रहे थे और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्रेडिट लेने की होड़ भी मची हुई है। देखना यही रहेगा कि क्या राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिल पाएंगी या नहीं, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में राज्य सरकारों के पास वैक्सीन ही नहीं होगी तो किस तरीके से सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का काम चलेगा, ये काफी देखने वाली बात है। सत्यप्रकाश, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी है कि 1 मई से फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव वहां पर चलाया जाएगा, लेकिन फ्री में चला तो रहे हैं, वैक्सीन होनी भी तो चाहिए। वो तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है, तो फ्री और कॉस्ट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वैक्सीनेशन ड्राइव चल ही नहीं पाएगा वहां पर, तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करेगा? जाए तो पल्लवी, देखिए, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से आह्वान कर रही है तो वैक्सीन उपलब्धता है वो प्रचुर मात्रा में करवाएं। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लिहाजा ऑक्सीजन से लेकर तमाम वैक्सीन जो दौड़ है वो काफी तेज हो गया। आप देख रहे हैं लगातार जो वैक्सीन सेंटर है वहां पे अगर 3,000 लोगों को वैक्सीन देना तो 5 से 7,000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होगी जब 1 मई से 18 से 44 के बीच में वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा, वो भी फ्री में किया जाएगा, तो कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होंगे। लेकिन एक और शर्त रखी गई है, 44 के ऊपर यानी 60 तक जो वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा था वो ऑन द स्पॉट आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन इस बीच कहा गया कि 18 से 44 के वैक्सीनेशन का काम होगा, उसको पहले आपको आरोग्य सेतु ऐप या तो फिर दूसरे एक ऐप के जरिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उस रजिस्ट्रेशन में आपकी 10 मोबाइल संख्या देनी होगी, जिससे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी आने के बाद आपका जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य जो फोटो पास होता है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन की जो डेट आएगी उसी डेट निर्धारण के आधार पर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचना होगा। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी आपको उसी तमाम तरह के प्रोसीजर है, लेकिन सबसे अहम सवाल बार बार खड़ा होता है, महाराष्ट्र सरकार ने जो घोषणा को जल्दी तक बिल्कुल सत्यप्रकाश, सवाल काफी खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चले ताकि कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और इस बीच कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन का कार्य अगर सुचारू रूप से चलेगा तो कोरोना संक्रमण की इस चेन को हम ब्रेक कर पाएंगे। लेकिन लगातार तमाम राज्यों से ये शिकायतें आ रही हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब देखना यही है कि किस तरीके से केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की डोज मुहैया करवा पाती है। वहीं केंद्र अपनी सफाई में लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि हमने 1 करोड़ डोज पहले ही हर राज्य को भेज दी है, उसके अलावा अभी अगले 3 दिनों में 80 लाख डोज और पहुंच जाएंगी। तो अब ये तालमेल के यहां पर कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जाने लगी है। बीती रात को जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में स्थित खंडाका अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इधर परिजनों के डर से घबराया अस्पताल स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। इस घटना के बाद मामले की सूचना पर कालवाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। कई मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया, जबकि जिन लोगों के मरीज गंभीर हैं उनके परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस बीच परिजनों ने भी भारी हंगामा करने की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की मांग की। केंद्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार को राहत देते हुए 10 MT क्षमता के 4 ऑक्सीजन वाहक टैंकर दे दिए हैं। इस मदद के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है।
तो राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की अब जान जाने लगी है। बीती रात जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में स्थित खंडाका अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 5 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हुआ है। इधर परिजनों के डर से घबराया अस्पताल स्टाफ मरीजों को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। कई मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया, जबकि जिन लोगों के मरीज गंभीर हैं उनके परिजन खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर इस समय अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस बीच परिजनों ने काफी हंगामा भी किया है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं जानकारी ये भी है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत भी की है और ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार को राहत देते हुए 4 ऑक्सीजन के टैंकर इस समय राजस्थान पहुंचा दिए हैं और इस मदद के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।